नौजवान साथी और मेरे मीडिया के मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सदस्य, आज मैं यहां पर इस बोको के विधानसभा क्षेत्र में आया हूं और आप सब लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर के इस सभा को एक संदेश दिया है कि आपने जैसे तय कर लिया हो कि इस विधानसभा से ज्योति प्रसाद जी को चुनाव जिता करके आपने विधानसभा में भेजना है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इस बात को बताती है कि आपने अपना मन बना लिया है कि आप इस चुनाव में ज्योति प्रसाद जी को आशीर्वाद देंगे। मैं यहां आया हूं तो हमारे स्थानीय मंदिर पार्वती मंदिर को नमन करता हूं, उसी तरीके से चमरिया क्षत्र को भी नमन करता हूं। ये यहां की सांस्कृतिक धरोहर है और हम सबको संस्कृति के प्रति प्रेरणा देती है। मैं जब अभी आपका हमजार डांस देख रहा था तो मैंने एक बात मन में सोची कि आप लोग हम नेताओं के साथ कितना अन्याय करते हैं। अन्याय ऐसे करते हैं कि एक तरफ तो आप सांस्कृतिक वातावरण बनाते हैं और दूसरी तरफ हम जैसे लोगों को वीर रस में चुनाव की लड़ाई का आह्वान करने के लिए कहते हैं। अब दोनों में बड़ा अंतर होता है। मैं आया यहां सांस्कृतिक हमजार डांस देखा, किस तरीके से दाव लेकर के, कुठार लेकर के, हमारे लुंखी को लेकर के हमारे भाई बहन ने इस डांस को किया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं सांस्कृतिक माहौल से निकलकर वीर रस में राजनीति की बात करूं, यह मेरे लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि असम की संस्कृति ही इतनी प्यारी है कि उसमें डूब जाओ तो निकलना मुश्किल होता है। लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा, मुझे भी कुछ चार चुनाव की बातें करनी पड़ेंगी। मित्रों, यह चुनाव एक तरफ कांग्रेस है, AIUDF है, एक तरफ CPM है और एक तरफ हमारे भारतीय जनता पार्टी है हमारी, और हमारा UPPL है और हमारे AGP के साथी हैं, जिसमें ज्योति प्रसाद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मित्रों, ये चुनाव में हमारे विरोधी जो हैं, मैं उनको देखता हूं तो मैं कहता हूं कि वो अवसरवादी के शिकार हैं, अवसरवादिता के शिकार हैं, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी हैज बिकम मेंटली बैंकरप्ट, मानसिक दिवालियेपन की तरफ चली गई है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह वक्तव्य आए तो आपके मन में तो प्रश्न होगा ही ना कि यह राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोल रहा है। मानसिक दिवालियापन कांग्रेस को, 100 साल से ज्यादा जिसका इतिहास, 120 साल से ज्यादा जिसका इतिहास। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय चुनाव हो रहे हैं, चुनाव बंगाल में भी हो रहे हैं, चुनाव केरल में भी हो रहे हैं, चुनाव असम में भी हो रहे हैं। तीनों जगह एक साथ चुनाव हो रहे हैं। केरल में कांग्रेस CPM के खिलाफ लड़ रही है, बंगाल में कांग्रेस गले मिलकर के CPM के साथ चल रही है, और आसाम में गले लगा करके कांग्रेस CPM के साथ चल रही है। यह उसके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है। यह बताता है कि कांग्रेस का चेहरा सिर्फ सत्ता में आने का है, लोगों की सेवा, वैचारिक पृष्ठभूमि, ये सारी चीजें बिल्कुल नदारत है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मित्रों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दृष्टि से एक्टिविस्ट होना और पॉलिटिकल टूरिस्ट होने में अंतर है।
मैं जब कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये पॉलिटिकल सैलानी हैं। जब चुनाव आते हैं तो फोटो सेशन के लिए आ जाते हैं, चुनाव में फोटो खिंचाते हैं, टाटा करते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। इनको कोई जमीन से लेना देना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। और मैं फिर पूरे जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मैं जिम्मेवारी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी आते हैं, फेसबुक पर, डिजिटल मीडिया पर अपनी तस्वीर छापते हैं, आगे खड़े हैं, और पीछे जो तस्वीर है वो चाय के बागान की है। जब मैं पता करता हूं तो पता चलता है कि चाय का बागान भारत का नहीं है, ताइवान के चाय बागान के आगे खड़े हैं राहुल गांधी। अगर मैं बात करूं दूसरी फोटो की तो श्रीलंका का चाय बागान और आगे राहुल गांधी, यानी इनको असम का चाय बागान का फोटो भी नहीं मिलता, फोटो भी विदेशी ढूंढते हैं और देसी नेता बनकर के आगे खड़े हो जाते हैं। ये है पॉलिटिकल टूरिस्ट, इसको हमको समझना चाहिए। बहन आती हैं, वो फोटो खिंचाती हैं चाय बागान में पत्ते तोड़ते हुए, पत्तियां तोड़ते हुए। उनको मालूम ही नहीं है कि मार्च महीने में पत्ते नहीं तोड़े जाते, वो कच्चे होते हैं, वो सूखे नहीं होते। पत्तियां अप्रैल के बाद तोड़ी जाती हैं। जिसको ये नहीं मालूम वो आपकी सेवा के लिए चले आए हैं, आप क्या जवाब देंगे? हमारे तरफ से कहा गया, हमारे तरफ को कहा गया कि इनको चाय के बागानों की चिंता नहीं थी। मैं चाय के बागान की यहां इसलिए चर्चा कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि यहां चाय के बागान नहीं है, लेकिन मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आप लोग राजनीतिक दृष्टि से बड़े सूझबूझ वाले हैं और आपका बताया हुआ रास्ता सारा आसाम लेता है, उसको संदेश जाता है, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, चाय के बागीचे के लिए पूरी योजना बना करके 8,000 रुपए, 8 लाख चाय के हमारे जो चाय बागान में काम करने वाले लोग थे उनको पहुंचाने का काम किसने किया? उसको पहुंचाने का काम सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने किया। 8 लाख चाय बागीचे में काम करने वाली बहनों को 8,000 रुपए का चाय बागीचार दान पुरस्कार का कार्यक्रम लिया गया। प्रसूति वाली महिलाएं जिनके पेट में बच्चा रहा, जिन्होंने प्रसूति करना था, उनके जॉब का लॉस होना था, किसी ने नहीं चिंता की। ये कांग्रेस पार्टी 40 साल से बैठी नहीं, एक बार भी चर्चा नहीं की। ये सर्बानंद सोनोवाल जी का इंतजार कर रहे थे, ये हेमंत बिश्व शर्मा जी का इंतजार कर रहे थे, ये ज्योति बाबू का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने कानून बना करके महिलाओं को प्रसूति अवस्था में 12,000 रुपए देने का तय किया और अब 18,000 रुपए देने का तय किया। इनको मालूम ही नहीं, ये जिस सड़क से हमारी नेत्री और नेत्र भाई बहन चाय के बागीचे में गए, ये सड़क पक्की सर्बानंद सोनोवाल ने बनाई थी। जमीन के है ही नहीं, जमीन की जानकारी नहीं। उसी तरीके से मोदी जी ने 1,000 करोड़ रुपए चाय के बगीचे के लिए दिया है, महिलाओं के, बच्चों के हेल्थ के लिए, शिक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई है। आप बताइए, हमारा ये इलाका पास का लगता हुआ ब्रह्मपुत्र की ट्रेजेडी यहां आती है कि नहीं आती? ब्रह्मपुत्र की त्रासदी आती है कि नहीं आती है? हमारी सरकार ने 10 संकल्प लिए हैं, उसमें से पहला संकल्प है कि हमारी सरकार आएगी और आपके आशीर्वाद से आएगी और ज्योतिर्भाई के सहयोग से आएगी, और उस सरकार के आने के बाद हम इस ब्रह्मपुत्र की फ्लड की ट्रेजेडी को रोकेंगे, सैटेलाइट से मॉनिटर करेंगे और यहां पर पॉन्ड और रिजर्वायर बना करके, पोखर बना करके और रिजर्वायर बना करके उनको रोकने का काम करेंगे और उस पानी का सदुपयोग करेंगे। ये हम करने वाले हैं। आप बताइए, महिला सशक्तिकरण अरुण उदय से हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं का हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं का उदय, चिंता हुई कि नहीं हुई? अब हम लोग 3,000 रुपए 30 लाख बहनों को अरुण उदय के तहत देने वाले हैं, ताकि वह बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, पढ़ाई, दवाई, इन सब की चिंता कर सके। ये हम करने वाले हैं।